हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी। औद्योगिक क्रांति में कोयला परिवहन का क्या रोल था, हमने ये भी पढ़ा था। अब हम करने जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या थे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। और दूसरी बात, अपनी बुक सामने रखा करें और बेहतर सुनने के लिए आप कान में लीड भी लगा सकते हैं ताकि आपको साउंड बेहतर आएगा। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं कि एक अच्छा कंटेंट वाला चैनल आपको मिल चुका है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति में हमने देखा था कि किस तरह औद्योगिक क्रांति शहरों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और शहरों में एक श्रमिक वर्ग उभर के आया था और उनकी हालत कितनी ख़राब थी कारखानों के जो मालिक थे उनके द्वारा, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनको एक दयनीय आवाज़, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी बीमारियों से क्या होना पड़ रहा था, जूझना पड़ रहा था। क्योंकि कारखाने मालिक जो थे अपने एक ही मकसद के पीछे काम कर रहे थे और वो था लाभ कमाना। और लाभ कमाने के लिए वो उनसे लंबे समय तक काम कराया करते थे। ये मान लीजिए कि 12 से 14 घंटे तक काम कराया करते थे और उसके बाद महिला और बच्चे तो कम मजदूरी पर काम किया करते थे। कारखानों में खराब हवादार, शोर, गंदा, नम और अंधेरा था और इसके चक्कर में कोई भी काम करने को राजी नहीं था। फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि अब जरूरत है पैसों की, तो हर इंसान करने के लिए राजी था। ठीक है, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई काम करना चाहेगा क्या? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए कई अधिनियम हम देखते हैं उस समय में कारखाने मालिकों द्वारा बनाए जाते हैं मजदूरों के लिए, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर डाला जाता है, तब ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे श्रमिकों ने अपनी ताकत को महसूस किया और उन्होंने ट्रेड यूनियनों ने जो दबाव बनाया और उसके कारण जो कारखाने मालिक थे उन्होंने नए नए कानून बनाए श्रमिकों के लिए और इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है और इस टॉपिक के बाद एक क्रियाकलाप आती है और कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उत्थान। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उत्थान जो है 4.4 है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि पिछले भाग में हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति के कारण कारखाने बनने लगे। कारखाने बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बाजार की ज़रूरत पड़ेगी। अब उनके देश में तो इतनी बाजार है नहीं, है ना, क्योंकि हर इंसान कर रहा है ना वहाँ पे तो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन ही करेगा तो बाजार कहाँ से लाएंगे। तो बाजार की खोज में वो अलग अलग देश में जाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले गए, कुछ एशियन कंट्रीज़ में चले गए और इस तरह हम देखते हैं कि एक होड़ शुरू हो जाती है दूसरे देशों पर कब्जा करना। देखिए, साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी सीमाओं को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान को अपने अंडर में कर ले तो ये साम्राज्यवादी नीति होगी हमारी। दुनिया की नज़रों में साम्राज्यवादी नीति होगी हमारी कि हमने पाकिस्तान को अपने अंडर में कर लिया। मगर जब हम आर्थिक रूप से और हर तरीके से सैन्य रूप से किसी पे शासन करते हैं तो ये हमारी साम्राज्यवादी नीति होती है। मगर वो जो देश है जो हमारा गुलाम है उसे हम उपनिवेश कहलाते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं उसे। ठीक है, ये आप पढ़ भी पाएंगे कि इन देशों में कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए एक बाजार की निरंतर आपूर्ति की जरूरत थी और इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना विस्तार करना शुरू किया। पूंजीपतियों ने अपने अधिशेष पूंजी निवेश के लिए नए नए स्थानों और नए नए उद्योगों की आवश्यकता महसूस हुई उन्हें, और उन्होंने अपने देश और पड़ोसी देशों में क्या हुआ कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती थी तो उन्होंने किसी दूसरे देश को पकड़ा जिसमें कच्चा माल उनको मिल सके। और कच्चा माल मिलने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर पूरी तरह से उनके नियंत्रण कर लिया और इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, किसी भी दूसरे देश की राजनीतिक आर्थिक जीवन पर नियंत्रण और शासन की विस्तार देने की इस प्रक्रिया को साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यही 2 लाइन लिखना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी देश है उसके ऊपर अगर सैन्य या फिर किसी भी तरह का कोई भी कब्जा हो उसको उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियाँ। ठीक है, कॉलोनियाँ उस समय की, आपको पता है अमेरिका भी एक समय में कॉलोनी रहा है और हम भी रहे हैं, तो ये सब इसी में आते थे। ठीक है, कच्चे माल और बाजार और पूंजी के निवेश के लिए जो साम्राज्यवादी देशों के अपने देश से बाहर भूमि को जीत के लिए प्रेरित करने के लिए एक नए स्थानों की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए उनकी मांग भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता बताऊं तो सैन्य विजय, राजनीतिक शासन के माध्यम से ये दूसरे देश पर किसी भी तरह की कॉलोनी बना सकते थे। ठीक है, उपनिवेश से धन और संसाधनों का जो निष्कासन होते हैं उसको साम्राज्यवादी देशों द्वारा ले लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। जैसे साम्राज्यवादी देश कौन से हो गए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन,
है ना, ये सब कौन हो गए, इन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया अपना, तो ये साम्राज्यवादी देश कहलाएंगे। मगर हम लोग उपनिवेशवादी कहलाएंगे, उपनिवेश कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके गुलाम रहे। ठीक है, वह देश जो दूसरी भूमि के लिए युद्ध लड़ता है वह देश साम्राज्यवादी देश कहलाते हैं। जिस देश के लिए संघर्ष होता है वह उपनिवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो हम होंगे उपनिवेश और ब्रिटेन होगा साम्राज्यवादी देश। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक हम देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देशों का कोई एक या उससे ज़्यादा यूरोपीय देश का नियंत्रण होता था। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि एशिया और अफ्रीका ही क्यों ज़्यादा मांग में थे? क्योंकि देखिए, एशिया और अफ्रीका के अंदर संसाधनों की कमी नहीं है। क्योंकि आज भी देख लो आप, वर्ल्ड में चीन का नंबर कहाँ आता है, हमारा नंबर कहाँ आता है, हम वर्ल्ड के टॉप पॉपुलेटेड भी हैं और टॉप रिसोर्सेज वाली कंट्रीज भी है, चाइना और इंडिया, और दोनों के दोनों किस में आते हैं, एशिया कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो आप देखो इतने सारे संसाधन हमारे पास थे और इसीलिए जो दूसरे देश थे हम पर कब्जा करने आए, जैसे ब्रिटेन कब्जा करने के लिए आया। ठीक है, उससे पहले पुर्तगाली भी आए थे, बहुत भी आए। ये पता कैसे किसी को गुलाम बनाते थे, जैसे कि आके अच्छी सड़कें बनवा दी, जहाज रानी, रेलवे और नहरें। इससे क्या होता था कि सामने वाला जो देश होता था वो इनसे इम्प्रेस हो जाता था और फिर ये इसी के माध्यम से अपने सैनिक उस देश में उतारते थे और उसके बाद कब्जा करते थे। इंडिया की भी सेम यही कहानी थी। अभी हम इंडिया के बारे में आगे पढ़ेंगे ना इसी में, हिस्ट्री में, तब हम जानेंगे किस तरीके से हम पर भी शासन उन्होंने ऐसे ही किया। ठीक है, परिवहन और संचार ने तो बहुत बड़ा रोल निभाया इनके बीच में, और टेलीग्राफ और टेलीफोन ने भी, है ना। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेलीग्राफ और टेलीफोन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि उसने किस तरीके से औद्योगिक क्रांति को बढ़ाया और साम्राज्यवादी नीति को भी इसी ने बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद चरम राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विस्तार में एक प्रमुख शक्ति बन गया था। धीरे धीरे साम्राज्यवाद की भावना इतनी बुरी तरीके से फैलने लगी कि अब नस्लीय भेदभाव भी होने लगा। जैसे कि अफ्रीका में काले लोग रहते हैं तो काले लोगों को बहुत नीचा समझे जाने लगा, और जो गोरे लोग होते थे, गोरे लोग बोलते थे कि भैया इनका तो शोषण करने के लिए ही जन्म हुआ है, यानी कि इन पे तो अब शोषण ही होगा क्योंकि ये काले लोग जो है ना वो गुलाम हैं। ठीक है, अब काले गोरे का भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ईसाई धर्म को भी बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा था, जिससे क्या होता था कि ईसाई धर्म फैलेगा तो उनके अनुयायी बढ़ेंगे और उनके लोग बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, किसी भी देश पे अपना कब्जा करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि कुछ साहसी लोग, खोजकर्ता जो लोग थे, वो खोज करने के लिए अलग अलग कंट्री जाने लगते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी थी। इस तरह से अब दूसरे देश की खोज करने लगे हैं, उनके रास्तों की खोज करने लगे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे। तो अब ये टॉपिक लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अफ्रीका में साम्राज्यवाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।